नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन। शाजिया ज़ीशान अपनी कुछ ज़ाती वजूहात की वजह से रुखसत पर हैं, लिहाजा उनकी जगह प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूंगी। नाजरीन, जब से बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस हाईजैक का वाक़या पेश आया है, तब से कहीं से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने की आवाज़ें उठ रही हैं, तो कहीं से ज़र्ब-ए-अज़ब की तर्ज पर एक और मिलिट्री ऑपरेशन करने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम अभी तक एक सख्ते में है और सोच में पड़ी है कि जिन दहशतगर्दों की हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कमर तोड़ दी थी, वो दोबारा मुल्की सालमियत के लिए चैलेंज कैसे बन गए। बलूचिस्तान में आज हमें जो बिगाड़ नज़र आता है, ये किसी एक हुकूमत का बिगाड़ नहीं है। इसमें अगर हमारी दहाइयों की गुड गवर्नेंस की नाअहली शामिल है, तो यहाँ दुश्मनों की साजिशों और प्रॉक्सी वॉर को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कलअदम तंजीम BLA की तरफ से ट्रेन हाईजैक वाक़े ने एक बार फिर दुनिया को ये बता दिया है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाए जाने वाला भारत है। यही वजह है कि जब पाकिस्तान दुख में डूबा हुआ था, तब भारत में इस वाक़े पर जश्न मनाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि ये दहशतगर्दी नहीं बल्कि अलहदगी पसंद है जो पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं। ये तो पाक फौज समेत सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रेडिट है कि उन्होंने न सिर्फ मुश्किल तरीन इलाके में खुदकुश हमलावरों की मौजूदगी में यरगमालियों को बचाया, बल्कि ये भी पता लगाया कि ट्रेन को हाईजैक करने वाले दहशतगर्द कहाँ कहाँ राब्ते में थे। और सिर्फ यही नहीं, दहशतगर्दों के पास असलहा भी गैर मुल्की ही था। आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दो टूक अंदाज में ये कहा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मेन स्पॉन्सर है। बलूचिस्तान में ये जो वाक़या है, वी अंडरस्टैंड कि इसका जो मेन स्पॉन्सर है योर ईस्टर्न नेबर। तो इसलिए ये जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का वाक़या हुआ है, दिस इज ए कंटिन्यूटी ऑफ द सेम पॉलिसी, द सेम स्पॉट फ्रॉम वेयर इट वाज इंजीनियर्ड एंड फ्रॉम वेयर इट वाज बीइंग पुश्ड के ये काम करने। एक तो ये फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी इस ऑपरेशन की, एट द सेम टाइम इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। तो तर्जुमान पाक फौज ने यह भी बताया कि दहशतगर्द ट्रेन को हाईजैक करने के बाद मुसलसल सैटेलाइट फ़ोन्स के जरिए अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में रहे। दूसरी तरफ तालिबान हुकूमत यह हकीकत मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तान के दुश्मन अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तालिबान हुकूमत ने एक बार फिर ये कहा कि अफगानिस्तान में कोई पाकिस्तान मुखालिफ बलोच ग्रुप मौजूद नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान में कलअदम तंजीम TTP हमले करे या बलोच लिबरेशन आर्मी, तो इस सब के पीछे हमें अफगानिस्तान ही की आमाजगाहें काम करती हुई क्यों नज़र आती हैं? क्या वजह है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के कंसर्न्स को दूर करने के लिए तैयार नहीं है? इसी मौजू पर बात करेंगे। पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया हारिस साहब शो में हमें ज्वाइन करने के लिए। अब DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, उसमें दो तरफ इशारे मिल रहे हैं। एक तो कलअदम तंजीम TTP का नेटवर्क जो कि इसमें मुलविस पाया गया और बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये दोनों पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठे कैसे हो गए, जबकि दोनों के कॉजेज अलग अलग नज़र आते। तो क्या पॉसिबल कॉमन गोल्स हो सकते हैं जिन्होंने इनको मुत्तहद कर दिया? देखिए, बात यह है कि इंडियन रॉ डायरेक्टली इन्वॉल्व है अफगानिस्तान में, काबुल एम्बेसी में बैठ के BLA, BLF, फिर BNA, मजीद ब्रिगेड, ख्वारजी TTP, उसको ये खुरासान ग्रुप, सब मिलके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें। इशू ये है कि बीइंग अ न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री, हम और फिर फौज हमारी बहुत धड़क है, फौज मजबूत है। दे वांट कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक तरक्की ना करने दें, नंबर 1। टेररिस्ट एक्टिविटी से अवाम और फौज में खलीज पैदा करें, फौज को कमज़ोर करें, फिर इराक, लिबिया, सीरिया की तरह पाकिस्तान को भी उस तरह का नुकसान पहुँचाए, विच मिलिट्री हैज़ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। ये टारगेट उन्होंने किया हुआ है। अब ये जिस तरीके से इंडिया के अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अमित शाह, हर एक कहते हैं हम बलूचिस्तान को अलग करेंगे, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये 2 मिनट का काम है। आज पता चल गया कि कैसा नैरेटिव पिट गया जब 33 के 33 वेल ट्रेन्ड टेररिस्ट वर किल्ड बाय आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। सारे के सारे कैदी हमने जो अपने माशाल्लाह वो हमने अपने जितने थे ये एब्डक्टर्स थे, वो हाईजैक हुए थे, उनको हमने रिहा करवा लिया। टोटल हमारे सिविलियन 26 और थोड़े थे हमारे फौजी, 4 हमारे टोटल फौजी शहीद हुए हैं। वो भी FC के जवान थे और एक हमारा जख्मी हुआ SSG का। और तालिबान ने आपके सामने टोली में सैटेलाइट कम्युनिकेशन थे, वो काबुल में बात कर रहे थे रॉक एजेंट से, जो भी हैंडलर्स कर रहे थे उनसे बात हो रही थी। और किस प्रोफेशनल तरीके से हमारी मुसल्लह फौज ने ये 36 घंटे में ये ऑपरेशन कंप्लीट, जो बहुत ही मुश्किल था,
आप सोचें कि रगड माउंटेनस डिफिकल्ट टेरेन, रात का वक्त कैसे घेरा डाला, इनको भागने नहीं दिया और फिर चुन चुन के इनको मारा और कह दिया अपनी इज्जत माली को रिहा कर लिया। नंबर 3, उसके बाद अब देखें ना, इसके बाद ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको वो इकोनॉमिक तरक्की नहीं करना चाहते, बलूचिस्तान में नहीं चाहते कि इकोनॉमिक तरक्की हो। नंबर 2, बलूचिस्तान में सीपैक ना बने, बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो। इसके पोर्ट बनने से सेंट्रल एशिया, रशिया, चाइना का सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सामान होता है तजारती, वो हमारे ग्वादर पोर्ट से दुनिया में जाएगा। हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे, हम अपने फैसले खुद करेंगे, ये नहीं चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान को निशाना बनाया हुआ है। बेसिक इसके लिए हमें अब वो वक्त आ गया है कि हमें एक तो अपनी 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी चाहिए। नंबर 1, आप इनके खिलाफ तो ऑपरेशन हम करते हैं, जो हथियार उठाएगा हुकूमत पाकिस्तान मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट देम, उनको मारे। ठीक है। जो हमारे मॉडरेट, जो हमारे ये नेशनल लीडर हैं, उनसे बातचीत करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने, उनके मसाइल को हल करें। नंबर 3, अफगानिस्तान से खुल के 2 टोक अल्फाज में बात करें, एनफ इज एनफ। आपने टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करना, ये नहीं करना, वरना हम आपकी लॉजिस्टिक्स बंद कर देंगे, हम आपका सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और अमेरिकन से क्लियर बात करें कि इंडिया को रेंज डालें, नकेल डालें। इंडिया द इंस्ट्रूमेंट। गुलबचन जयदेव की मिसाल हमारे सामने है। इसलिए उनको कहा जी कि आप जो वेपन अपने छोड़ के आए हैं, ये 7 लाख के करीब राइफलें हैं, फिर 70,000 ट्रक बख्तबत गाड़ी हैं, ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल है, बल्कि छोड़ी इसलिए गई कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल टेररिज्म में इस्तेमाल हो और पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे। हमें यहाँ पर अपने नेशनल इंटरेस्ट पे, फिर हमारा नेशनल कंसेंसस नहीं है, आपकी पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है। एक पार्टी कुछ कहती है, कोई पार्टी कुछ कहती है। नेशनल में हमने कल सुना एक दूसरे के खिलाफ बातें करें, के मुल्क की बात करें, तो ये इशूज है हमारे। ठीक है, लेकिन हारिस साहब, बात ये कि ज़ाहिर टीटीपी को तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से अफ़गानिस्तान में उनकी आमाजगाहें हैं। अब BLA का भी इसी तरह से अफ़गानिस्तान के साथ गठजोड़ सामने आ जाना, ये बात क्या नई है? और अगर है तो फिर कितनी अलार्मिंग है? अफ़गान पॉलिसी क्या अब हाई टाइम है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ पॉलिसी अब तब्दील करने की ज़रूरत है? बहुत अरसे से BLA, BLF, BNA, मजीद ब्रिगेड, इनके अफगानिस्तान में रॉ के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, वो इनको तरक्की, बिकॉज मेन टारगेट ही बलूचिस्तान है। हाँ। 44% लैंड मैस है वो बलूचिस्तान के, बाकी 6% पूरे पाकिस्तान के। आप सोच लें आबादी वहाँ पर टोटल कितनी है, मैक्सिमम यू कैन से 1 करोड़, और जगह कितना एरिया है, डेवलपमेंट वहाँ होने नहीं देते हैं आपके सरदार। लेकिन ये एग्जिस्टेंस, रॉ की एग्जिस्टेंस वहाँ पर किस शेप में, किस फॉर्म में है, उनके कैंप्स हैं, इस हवाले से ज़रा बताइए। आप पहले आपको गुलबचन जयदेव ने पूरा नेटवर्क पर ब्रेक कर दिया, अब वो यहाँ नहीं है, देर सिटिंग इन अफगानिस्तान में बैठे हैं, वहाँ इनके सरदार सारे वहाँ बैठे हुए हैं बलोचों के। अच्छा। ये लिबरेशन डिफरेंट आर्मीज हैं, वहाँ इनकी अपने गठछोड़ होती। ये पेयर उनके में आपके जितने मिसिंग पर्सन हैं, कोई मिसिंग नहीं है, सारे ये एनरोल्ड टेररिस्ट हैं। जब भी मारे जाते हैं इनमें से 2-3 हर एक दफ़ा जो होते हैं वो निकलते हैं कि ये मिसिंग पर्सन के नाम है। अब मारंग बलोच को मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी कहती है ह्यूमन राइट की मैं चैम्पियन हूँ, ये कर दिया है। जब पाकिस्तान ने ईरान में ड्रोन मारा, ईरान के एरिया में, जब उनके लोग मारे गए टेररिस्ट, सारे के सारे मिसिंग पर्सन थे। उसने इस्लामाबाद कहा जी हमें बॉडी डालने दीजिए, हमारे वो नाम जो बताया वो मिसिंग पर्सन में थे। तो दिस इज द इशू, और उसको दुनिया कहाँ से कहाँ उठा के ले जा रही है। अब इस वक्त देखिए उनको, इस वक्त इनको बहुत ही खिफत उठानी पड़ी है। ये नैरेटिव में इनका पिट गया नैरेटिव। आप देखिए वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करेंगे। नंबर 2, हम अपने जो हमारे बड़े इनके लीडर पकड़े हुए कि उनको छुड़वा लेंगे, दोनों काम नहीं कर सके। और फिर अपने 33 वेल ट्रेंड जो ये टेररिस्ट थे इनको मरवा लिया विदाउट गेटिंग एनीथिंग। उन्होंने ये करके जी अपने वो लीडर भी नहीं छुड़वा सके, कुछ भी नहीं कर सके। तो ये इससे बहुत बड़ा फ़ायदा, अब हमें इसको आगे लेके चलने और डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पर जाएं और डिसाइड करें एज ए नेशनल लेवल के ऊपर। अभी कितना मुश्किल हो गया है हारिस साहब डिफ्रेंशिएट करना कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स बलूचिस्तान के कौन हैं जो वाकई किसी बलूच कॉज के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जब बीच में दहशतगर्दी आ जाती है, टेररिज्म जब आप एक दफ़ा कमिट कर लेते हैं तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना सिंपथाइज करना। कॉज को कितना हर्ट किया है इस तरह की इंसिडेंट्स ने? आज चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने बात की है कि ये बलोचियों के लिए कुछ नहीं कर रहे, बलोच कॉज के लिए कुछ नहीं कर रहे, दे आर ओनली टेररिस्ट, दे आर द पे रोल्स के ऊपर रॉ के।
पैसे लेते हैं, मर्सनरीज के तौर पे काम करते हैं। इनका ना मज़हब से कोई ताल्लुक है। आप मुझे बताइए कि रमज़ान के महीने में कोई मुसलमान इस तरह की हरकत कर सकता है? जो इन्होंने बन्नू में किया आपके सामने, क्या वो कोई मुसलमान कर सकता है? आप ये ट्रेन में कितने लोग रोज़ादार होंगे, उनके साथ जो किया ये कोई मुसलमान नहीं कर सकता। देयर एनिमल अटकोड़ा खटक में जो किया, मस्जिद के अंदर किया, कोई मुसलमान कर सकता है। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करता है वो ऐसा कर सकता है। उन्होंने कहा एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल। तो ये तो जेन्युइन एनिमल्स हैं, दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स। बड़ी क्लियर बात है। इस तरह कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने पैसे लेने के लिए ये काम कर रहे हैं। दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए, बलूचिस्तान की महरूमी के लिए, कुछ भी नहीं ऐसी बात है। और जहाँ तक इंडिया से ताल्लुकात की बात है हारिस साहब, अब इसमें तो कितनी दफ़ा हमने डोजियर भी भिजवाए, कितनी दफ़ा आवाज़ें उठाई, ख़ुद इंटरनेशनली भी अब रिकग्नाइज़ हो रही है बात कि भारत किस तरह से क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म में मुलव्वस है। कनाडा में हमने देखा जिस तरीके से सारे वाक़यात हुए। तो अब पाकिस्तान अगर नए सिरे से ये मामला उठाए तो क्या यकजा हो सकती है, दुनिया मुत्तहद हो सकती है इंडिया के ख़िलाफ़? क्या हम ये कर सकते हैं? और इस वक्त जो है दुनिया को भी इस वक्त पता है कि पाकिस्तान में बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान विक्टिम ऑफ टेररिज्म। अगर हम इस टाइम के ऊपर यूनाइटेड नेशन का एक इजलास बुला लें, चाइना को कहें, चाइना परमानेंट मेंबर है, रशिया मेंबर है, दे कैन कॉल फॉर सेशन जिसमें ये सारा कुछ उठाया जाए, बताया जाए, डोजर लेके जाया जाए, ताकि इंडिया को यूनाइटेड नेशन कहे कि इंडिया को कंट्रोल करे या अमेरिकन को कंट्रोल करें। बिकॉज अमेरिका की वजह से ही ये सब प्रॉब्लम हो रही है। जाते हुए जो अमेरिकन या वेपन हमने छोड़ के गए हैं वो सारा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। आप देख लें, इसलिए मैं ये बात कि हमें उनसे बात करनी है कि आप छोड़ के गए, नाउ यू फाइंड अ सोल्यूशन। और सोल्यूशन ये है कि फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर लें, सारी बंद कर लें, ये ठीक हो जाएंगे। और इसमें पॉलिटिकल पावर्स क्या कर सकती हैं? क्योंकि आज DGISPR की जो प्रेसर थी उसमें उन्होंने पॉलिटिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात की, उन्होंने टेरर क्राइम नेक्सस के हवाले से भी बात की। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जी जो दहशतगर्द पकड़े जाते हैं आप उनको कितनी सज़ाएं दे रहे हैं, किस तरह से मौसर सज़ाएं दे रहे हैं। ये सवालात उन्होंने पूछे पॉलिटिकल पावर्स से। ये कितना ज़रूरी है और इस फ्रंट पर हम क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है अगेंस्ट टेररिज्म? आप ये देखें ना कि APS के मामले में जब मेरिट स्पेशल कोर्ट सज़ाएं दी, हाई कोर्ट पेशावर ने छोड़ दिए। आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करें। आपका काम है कि आप स्पेसिफिक दोबारा एक स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स बनाएं सिर्फ इन टेररिस्ट के लिए, ताकि 1 महीने में इनको सज़ा हो, जिसको देनी है सज़ाए मौत, जो करनी है दें, ताकि बाकियों में डिटरेंस हो, पता चले। हमारे यहाँ सिस्टम ये कि 10 साल केस लटकता रहता है, उसकी जो एक इफेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप ये चीज़ें देखें ना, हमें ये करना चाहिए। आप जो नेशनल प्लान के पॉइंट्स हम क्यों नहीं अमल करते? मदरसा रिफॉर्म्स हमने नहीं किए हैं, पुलिस रिफॉर्म्स हमने नहीं किए हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स हमने नहीं किए हैं, नेक्टा को हमने फाल नहीं किया। तो हमने किया क्यों नहीं कर रहे, मुझे बताइए। आप मुसल्लह फौज की कैपेसिटी बढ़ाते नहीं हैं, आप लड़ाई लड़ते जाए। देखें चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी क्लियर बात की कि हमने दहाइया किया हुआ है कि हम टेररिस्ट को मारेंगे, हम कुर्बानी भी देंगे, हम शहीदों को शहादत भी देंगे। लेकिन अगर आपने जड़ से टेररिज्म ख़त्म करना है तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी कौम साथ खड़ी हो जाए, तमाम एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर इकट्ठे हो जाए। आप ये हुंडी का पैसा उसी तरह आ रहा है, स्मगलिंग का पैसा उसी तरह आ रहा है, नारकोटिक्स पैसा उसी तरह आ रहा है। तो ये पैसा जब टेररिज्म में टेररिस्ट को जा रहे हैं तो कैसे खत्म होगा? सो ये कौम, यू फाइट एज अ नेशन। फौज स्ट्रॉन्ग है तो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है, प्लीज रिमेंबर, वरना इराक लिबिया हिसाब होगा हमारा। अच्छा, अब स्ट्रैटेजी की ज़ाहिर बात हो रही है कि हमें करना क्या चाहिए, हम कर क्या सकते हैं। अब अफ़गान तालिबान को तो ज़ाहिर है हम मुसलसल तंबी करते आ रहे हैं कि भाई आपके अंदर सेफ़ हेवन्स हैं टेररिस्ट के लिए, आप इसको ख़त्म करें, आप इसको रोकें। मगर वो स्ट्रैटेजी सिर्फ ज़बानी कलामी तो समझ नहीं आ रही, वो तो मौसर साबित नहीं हो रही है। तो क्या अब पाकिस्तान को सरज़मीन पर उतरना पड़ेगा अफ़गानिस्तान की इस मामले को हैंडल करने के लिए, या फिर हमें अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्हीं को, उसी की हुकूमत को हमें अभी भी अर्ज करना पड़ेगा, या हमारे पास ऑप्शन है? हमें अपना स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन वहाँ भेजना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर हो, इंटीरियर मिनिस्टर हो, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो, जो भी जाती हैं, KPK गवर्नमेंट से भी लोगों को लेके जाएं, वहाँ उनको दो टॉक बात करें। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, आप ये करें, वरना वी विल कम फॉर सर्जिकल स्ट्राइक। हमें पता है आप कहाँ आपके लोग बैठे हो, ट्रेनिंग कर रहे हैं। वी शुड गो सॉर्ट देम आउट थ्रू ड्रोन्स। वी डोंट क्रॉस देयर एयर स्पेस, वी हिट देम। अमेरिका क्या दुनिया में करता है, इजराइल क्या कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? वी आर आल्सो
वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी। सो लेकिन हम ये बैठ के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग करें या और APC करें, वहाँ बैठ के फाइनल एक लाइमल बनाएं और फिर सख्ती से फिर अमल करें। लेकिन एक ज़माने तक हारिस नवाज साहब हमने देखा ना कि हमने बड़ी टर्म्स बनाई हुई थी, गुड तालिबान बैड तालिबान, अब वो दोनों हमें इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, तो क्या वो डिफ्रेंशिएशन रह गई है पाकिस्तान के लिए? वही गुड तालिबान साहब, दे आर बैड तालिबान, लेट बी वेरी क्लियर, बिल्कुल दे आर पार्टीज। वही जो मुहर्रम में ये रमज़ान के महीने में मस्जिद पे हमला करे, इनोसेंट लोगों पे, औरतों को जो हमला करे, दे आर नॉट ये एनिमल, दे आर एनिमल्स, दे आर नॉट मुसलमान। इसलिए दे आर ऑल वारजी हैं, ये सब बैड तालिबान है और हमें इनके खिलाफ एक्शन करना है। बड़ी से ठीक है। अब मैं देख रही थी कि एमल वली खान साहब ने भी एक बयान दिया अपना, और उसमें कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असल में प्रॉक्सी वॉर का अब एक नया मैदान बन चुका है और अमेरिका और चीन की यहाँ पर लड़ाई जारी है। अब इस बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, देखें, ये हमें अपने मुल्क में हमें अपनी फिक्र है, हमें चीन को बिल्कुल कन्विंस करना है। उनका BRI है, उनका CPEC है, दे मस्ट कम एंड सपोर्ट अस। आप उनको भी पैसे जो वो देते हैं बंद करें, चाहे अमेरिका देना, इनको अफगान तालिबान को पैसा बंद करें। देखिए इकोनॉमिकली क्रंच होगा, हम इनके लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद कर लें, अफगान रिफ्यूजीज को वापस कर दें, देखिए कैसे हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। और बलूचिस्तान इशू में मकामी बलूच सियासतदान किस तरह से उनकी शमूलियत को इंश्योर किया जा सकता है, या कोई फ़र्क डाल सकती है उनकी शमूलियत या नहीं? क्या बलूचिस्तान का कोई सियासी हल है या नहीं आपकी नज़र में? देखिए, टेररिस्ट से आप लड़ते रहें, जो आपकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पुरअमन हैं, जो मॉडरेट हैं, बिल्कुल हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। उसको फेडरल गवर्नमेंट को भी वहाँ जाना चाहिए, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी बैठ के मुज़ाकरात के सुने, उनकी क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, ठीक करें और प्रॉब्लम हल हो जाएगी। और हारिस साहब, हम ये देख रहे हैं कि ज़ाहिर है एक नई लहर है ना दहशतगर्दी की, जो कि सर उठा रही है और ये बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा मुतवातिर इस तरह के हमें हमले देखने में आए हैं। अब ज़ाहिर है जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कारकर्दगी दिखा रही हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, हमारे जवान शहीद भी हो रहे हैं, मगर इसमें चैलेंजेस अभी भी क्या दरपेश हैं और उसको किस तरीके से हिकमत अमली बनाकर टैकल किया जा सकता है? टैकल उसी तरह हो सकता है जब पूरी कौम खड़ी हो जाए। दे शुड नो पॉलिटिकल डिफरेंस, ऑल फॉर पाकिस्तान फर्स्ट के लिए, पहले पाकिस्तान सबसे आगे, उसके लिए सब इकट्ठे हो जाएं, पॉलिटिकल डिफरेंस छोड़ दें। वो आपके पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, पाकिस्तान के लिए दे शुड बी नो डिफरेंस, ऑल शुड स्टैंड बिहाइंड आर्म फोर्सेस। अब देखिए कैसे मसला, एंड दैट इज आवर बेस्ट। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका वक्त का प्रिय, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कहीं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी बन चुका है। दो सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हर गुजरते दिन के साथ ख़राब होती दिखाई दे रही है, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि एक तरफ दहशतगर्दी का तूफ़ान है तो दूसरी तरफ सियासतदान इस बर्निंग इशू पर तकसीम नज़र आ रहे हैं। बलूचिस्तान में सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में गर्मा गर्म बहस होती रही, जहाँ हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमा बलूचिस्तान के मसले का हल ढूंढने के बजाय एक दूसरे से ही उलझते और इल्ज़ामात लगाते हुए नजर आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जहाँ PTI के सोशल मीडिया पर भारत की ज़ुबान बोलने का इल्ज़ाम लगाया, वहीं हुकूमती इत्तेहादी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PTI को दहशतगर्दी समेत कौमी इशू से ज़्यादा कैदी नंबर 804 की रिहाई की फिक्र है, जिस पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जवाब दिया और कहा कि हुकूमत ने ट्रेन हाईजैक के मामले को डाउन प्ले करने के लिए कौमी असम्बली के फ्लोर पर इग्नोर किया और इसे बर वक्त एजेंडे पर नहीं लाया गया। जबकि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि हुकूमत के जहन पर बलूचिस्तान नहीं बल्कि PTI सवार है। अब इस गर्मा गर्मी के बाद कौमी असम्बली में दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुतफ़िक़ा मज़म्मती करारदाद भी मंजूर कर ली गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बलूचिस्तान जैसे हसास मसले और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर ही नहीं तो करारदादें मंजूर करने से क्या बदल जाएगा? क्या वाकई पार्लियामान सूबा बलूचिस्तान के मामले पर मुत्तहद है या ये बस नज़र का एक धोखा है? अब गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत कोयटा भी गए, जहाँ वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी ख़त्म ना हुई तो तरक्की का सफ़र रुक जाएगा। उन्होंने इस इशू पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान कर दिया। PTI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का मानना यह है कि हुकूमत को दहशतगर्दी के मसले पर सियासी सपोर्ट देने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। मसला हल करना है तो इमरान खान को भी पैरोल पर रिहा करके APC में बुलाया जाए।
हुकूमत पीटीआई की इस ख्वाहिश को एक शर्त का नाम दे रही है। ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि दहशतगर्दी पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस एक कौमी मामला है, लेकिन पीटीआई कहती है कि पहले हमारे बानी को रिहा करो। अब बज़ाहिर बलूचिस्तान के मसले और इमरान खान की रिहाई का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं नज़र आता, मगर इस नुक्ते पर हुकूमत और अपोजिशन में एक डेडलॉक नज़र आ रहा है। माजी में ऐसे ही इल्ज़ामात अपने दौरे हुकूमत में पीटीआई तब की अपोजिशन जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी पर लगाती आई कि ये जमातें कानून साजी पर ताउन के बदले NRO मांग रही हैं। तो सवाल यह है कि सियासी जमातें अपने अपने इख्तिलाफात को छोड़कर इकट्ठे बैठने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं? बलूचिस्तान की सूरत हाल पर हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? क्या ये मसला मुज़ाकिरात से हल हो सकता है या हुकूमत को एक और फौजी ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा? इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब, सीनियर रहनुमा नून लीग है। सर वेलकम टू द शो। अब एक तरफ ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी का तूफ़ान है, दूसरी तरफ हमें नज़र आया हुकूमत और अपोजिशन में एक वाज़ेह डिवीज़न। अब कल जो असेंबली में हमने सिचुएशन देखी, ठीक है मुतफ़क़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर कर ली गई, मगर जो विजुअल्स थे जो हमें सुनने को मिला वो तो एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं पेश कर है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा उस वक्त का जब आपने माजी में देखा कि जब भी जमहूरियत के लिए कोशिश हुई जिसमें PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपने अपने अदवार में वो स्ट्रगल की, और ख़ास तौर पर अगर मैं अपनी पार्टी की बात करूं तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें जो थी वो 3 से 4 बार गिराई गई, और हर बार कभी माशाल्लाह आए और कभी डिस्क्वालिफिकेशन आई, फिर उसके बाद मुकदमात को भी फेस किया, लेकिन आज तक पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर हमला आवर हम लोग नहीं हुए। हमने एहतजाज की बात ज़रूर की, पुरअमन एहतजाज किए, हमने जमहूरियत के लिए भी बात की और उसका भी अलम उठाया, लेकिन पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला आवर नहीं हुए। ये आज के दौर की बदकिस्मती है कि PTI जो है वो उसने पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला आवर हुई और टारगेटेड अटैक्स किए गए। आज जिस तरह से कोयटा में ये सानिया पेश आया है, इस तरह से दीगर भी कई सानिया पेश आ चुके हैं और हमारी अफवाज जो है उस पर कुर्बानियां दे रहे हैं। हमारे जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और शहादतें जो है वो हुई हैं, लेकिन ये हमेशा डिवाइड नजर है। अब बिल्कुल ये चीज़ काबिल जिक्र है कि जो कल वाकया पेश मतलब 2 दिन पहले पेश आया, उस पर आपने देखा कि जो इंडिया का मीडिया बोल रहा था, जो PTI बोल रही थी, ये सारे एक पेज पे नजर आ रहे थे और अपनी रियासत को, रियासती इदारों को ही तनकीद का निशाना बना रहे थे हमारे। तो मैं समझता हूँ कि ये काबिल अफसोस है ये रवैया कि चे जाए कि आप मजलूम के साथ खड़े हों, आप अपने मुल्क के साथ खड़े हों, आप अपने मुतासरीन के साथ खड़े हों, आप अपने शोधा के साथ खड़े हों, बल्कि आप किसी डिजिटल दहशतगर्दी का हिस्सा बन जाते हैं। आप मुखालफत बराए मुखालफत में इस हद तक पार कर जाते हैं कि आप KPK में पेशावर के उस रेडियो स्टेशन को भी आग लगा देते हैं जिससे पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ था। अच्छा बलूच साहब, ज़ाहिर है ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो हमने सोशल मीडिया पे देखा PTI के, लेकिन प्रॉब्लम ये कि PTI उस सोशल मीडिया को ओन नहीं कर रही। वो कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा ग्रुप है, हम एक की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, हमें क्या पता कौन क्या बोल रहा है बैठ के, हमारे को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो तो ये बोलते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे तो उन लोगों को भी एक वक्त पे इन्होंने डिसऑन किया और इन्होंने कहा कि जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया वो हमारे लोग नहीं हैं। जब वो माफ़ी नामे दे के और माफ़ी तलाफी करा के कुछ लोग रिहा हुए तो उनके गलों में हार भी इन्होंने डाले, विक्ट्री के निशान भी इन लोगों ने बनाए। तो मैं समझता हूँ कि ये इनका पुराना वतीरा है। ये बार बार ये तो कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान को भी खान के साथ मशरूत करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इनका रुख है वो एक जत्थों वाला रुख तो जरूर है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी वाला कतई तौर पर नहीं है। सियासी पार्टी जो है वो सियासी ज़बान में गुफ्तगू करती हैं और उनके अंदर इतना नफरत भरा रवैया, और वो भी अपने शोधा और रियासत के बारे में, और वो भी अपने मुल्क के वो लोग जो कि वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनके बारे में। ये हैरान कौन बात है और ये इन्हीं की मिरास है और इन्हीं के जरिए पनप रहा है। यही आप देख लेना कि KPK में इनकी हुकूमत है और अपनी हुकूमत के वसायल लेकर ये वफाक के ऊपर हमलावर हो जाते हैं, वफाक के ऊपर लॉकडाउन की बात करते हैं, अवाम की ज़िंदगी अजीरन करना चाहते हैं।
इस किस्म के इनके रवैये हैं। किलो वाली लाठियां लेके आप क्या करने आते हैं वफाक के कैपिटल, ये कौन सा तर्ज एहतजाज है? मैं एक थोड़ी पॉलिटिकली करेक्ट बात करना चाह रही हूँ, इस पर आप ज़रूर अपना व्यू दीजिएगा कि एक अपोजिशन का काम ये होता है गवर्नमेंट के अंदर कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी साजी कर रही है, सपोज करें नेशनल एक्शन प्लान बनाया हुकूमत ने, अब अगर उस पर कुछ निकात पर अमल दरामद नहीं हो पाया, जो कि नहीं हो पाया, तो उस पर क्रिटिसिज्म किया जाए, अर्ज किया जाए गवर्नमेंट को कि जी आप इसको मौसर तरीके से हिकमत अमली बनाएं ताकि नुकसानात ना हो। तो आप समझते हैं कि इस तरह की अपोजिशन की भी अभी गुंजाइश नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, इन्होंने तो जब भी बात की है वो एहतजाज के नाम के ऊपर इंतशार की बात की है। आप 2013 वाले धरनों से लेकर 14 वाले से लेकर जितने भी इन्होंने एहतजाज किए, पीटीवी के ऊपर हमला किया, सारा कुछ किया, इन्होंने तो कभी पुरअमन एहतजाज इनकी रविश में ही नहीं है। जब एक दफा पीडीएम की गवर्नमेंट बन चुकी तो आपको याद होगा इन्होंने इस्लामाबाद में एहतजाज किया था, तो उस वक्त भी इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स में आग लगाई थी, उस वक्त भी ये रेड जोन के अंदर घुसे थे। तो ये चीजें ढकी छुपी हुई नहीं है, ये चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ती। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो उसके साथ साथ चलता है और वही उसमें नजर आता है, उसकी झलक नजर आती है। आप देख लें कि ये तो जब भी ऐलान करते हैं, कभी ये कहेंगे कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चला दें, कभी ये IMF को खतूत लिखेंगे पाकिस्तान को कर्जा ना दें, कभी ये कहेंगे कि हम माइंस बिछा के जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ तो इन लोगों का किया धरा हुआ है और मैं समझता हूँ कि इनके रवैयों ने अभी तक भी कुछ सीखा नहीं है। ये आज भी जो अभी बात हो रही थी कि इनके जो ट्रोलिंग करने वाले लोग हैं वो इंडिया के मीडिया के साथ उनकी जुबान बोल रहे थे और उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। और क्या ये कह देना काफी है कि ये हमारे लोग नहीं हैं? पूरी दुनिया जानती है ये आपके लोग हैं और आप किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने शोधा के बारे में किस किस्म की सोशल मीडिया के जरिए गुफ्तगू करते हैं, आप किन किन लहजे कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं और किस तरह की तनकीद करते हैं। क्या कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस तरह के कदम उठा सकता है या कोई पॉलिटिकल पार्टी? तो जाहिर है इनका अपना दौर आए। तो आपको याद होगा कि TLP के धरनों के ऊपर इन्होंने क्रैकडाउन किया था, लोगों को सीधी गोलियां मारी थी इन लोगों ने और उसको कहा था कि ये इंडिया से और रॉ से और पता नहीं कहाँ से इनकी फंडिंग होती है और उस पार्टी को बैन किया गया था। ये इनके रवैये हैं और दूसरों को कहते हैं कि हम इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन आप लोग करवाएंगे? हुकूमत कोई इन्वेस्टिगेशन करवाएगी कि जैसे आप कह रहे हैं कि नैरेटिव इतना मिलता जुलता है उनका इंडिया के साथ PTI वालों का, तो आपको इस पर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे? कोई अगर आपको ताने बाने मिलते हैं तो क्या इस पर कोई एक्शन भी हो सकता है आगे आने वाले दिनों में? बिल्कुल होगा। अगर ये एक्शन नहीं होगा तो ये मामलात रुकेंगे और थमेंगे नहीं ना। एक्शन तो होना चाहिए, आपने बिल्कुल बजा कहा है और इसके ऊपर इन मामलात का जायजा लिया जा रहा है और कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ यकीनी तौर पर कार्रवाई भी होनी चाहिए जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जहर उगलते हैं, जो पाकिस्तान के साथ हमदर्दी नहीं रखते। मैं समझता हूँ कि उनका मुआसबा जरूर होना चाहिए और कोई ना कोई मसला जो है वो मतलब है कि वो इसीलिए कानून की बालादस्ती की बात तो यही है कि ये तो नहीं है कि आप पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करें, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर तनकीद करें। आप पॉलिसी पर तनकीद कर सकते हैं, आप अगर नेशनल इलेक्शन प्रोग्राम पे बात करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन उन चीजों की तो आप एड्रेस ही नहीं करना चाह रहे, ना ही उन पर आप बात करने के लिए आप तो एहतजाज के नाम के ऊपर इंतशार फैलाने की बात करते हैं, आप पाकिस्तान में आग लगाने की बात करते हैं, आप पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के अंदर नफरतें करने की बात करते हैं। कहाँ आइन और कानून के नाम के ऊपर आज भी फिर दोबारा किसी RTS सिस्टम के ख्वाब देखे जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल कोयटा वाला बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। हमारी अफवाज ने बड़ी जीदा दलेरी के साथ जो है वो उस चीज़ का मुकाबला भी किया और आपने देखा कि बड़े कम नुकसान के ऊपर उन्होंने वो सारे उन लोगों को जो कि अगवा हुए थे उनको रिहाई भी दिलवाई और उसमें कुछ लोगों की शहादतें भी हुई। लेकिन ये भी हकीकत है कि वो जो सारे दहशतगर्द थे वो भी अलग फजलो करम के साथ जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे और मैं समझता हूँ कि ये इसका बिल्कुल क्रेडिट हमारी अफवाज को देना चाहिए कि उन्होंने अपनी महारत
को साबित किया है कि वो वाकई सैल है कि वो किसी भी हालात के साथ निपट सकते हैं। क्या स्ट्रैटेजी अब हुकूमत बना रही है इससे मजीद निपटने के लिए? लेकिन ये जो पैरोल की बात की जा रही है, शिबली फराज साहब ने कहा कि जी आप पैरोल पर रिहा करें बानी PTI को, तो फिर हम देखते हैं मामला हल हो जाएंगे। वही कह रहे हैं कि जी एक ही लीडर है जो कौम को इस बात पे मुत्तहद कर सकता है, वो बानी PTI हैं। तो क्या हुकूमत नजरसानी कर रही है उनकी शर्त पर, या इसे ख्वाहिश कह लें, शर्त कह लें, जो भी कह लें, आप क्या समझते हैं? मैं तो समझता हूँ कि ये उनका, शिबली साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि एक ही शख्स है, एक ही शख्स नहीं है। आपने देखा है कि कई सालों से जो नुमाइंदा सिंध की है पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी आ रही है, दीगर भी वहाँ पर छोटी जमातें हैं जिनका मैंडेट है। इसी तरह से पंजाब में PMLN है और दीगर पोलिटिकल पार्टीज हैं। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज हैं बजाते खुद, और वहाँ की लीडरशिप है। KPK में भी, इनकी अपोजिशन में भी दीगर लोग भी कामयाब हुए हैं। इनके तो जो इलेक्शन हुआ था वहां पर भी इनके कैंडिडेट KPK से भी हारे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर कहें कि सिर्फ एक इनके जो लीडर हैं वही पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की इकाई, पाकिस्तान अपनी पहचान खुद है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पाकिस्तान की हकीकत है, सियासी जो मंजरनामे पर हैं। ये कह देना कि कोई फर्द वाहिद हालात ठीक कर देगा या खराब कर देगा, खराब करने में इनकी पार्टी का कंट्रीब्यूशन जरूर है, लेकिन मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि ये फर्द वाहिद है। यानी एक पॉपुलिस्ट रेटरिक कह सकते हैं, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब है ये उनकी एक ख्वाहिश है, ये उनकी एक सोच है, और यही तो वो है। देखे ना, ये तो उस नजरिए के साथ चलते हैं कि अगर इनका लीडर कहे कि भाई आर्मी चीफ कौम का बाप होता है तो ये कहते हैं कि बाप है। अगर वो कह दे कि नहीं वो मीर जाफर और सादिक है, गालियां देना शुरू कर दे तो ये कहते हैं मीर जाफर और सादिक है। वो कह दे कि ये साइफर के जरिए मेरी हुकूमत गिराई गई तो ये कहते हैं साइफर के जरिए गिराई गई। और ये वो अगर कह दे कि ट्रंप हमारा हमायती है और वहां से कोई ट्वीट आ जाएगी और उसके रिश्तेदारों के साथ सेल्फियां बनवाने, तो फिर इनको अपनी आज़ादी जो है और मसाइल का हल अमेरिका की हुकूमत। सही बात है, कॉन्ट्रडिक्शन आते हैं सामने। ठीक कह रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज़्यादा सामने आती है पॉलिसीज़ में। अच्छा ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सजेस्ट किया कि अब हुकूमत को नेशनल एक्शन प्लान 2 ले आना चाहिए, मुतालबा कर दिया, लेकिन जो पहले से नेशनल एक्शन प्लान हमारे पास मौजूद है, आज तक उस पर सवालात उठते हैं कि उस पर ठीक तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ। तो अगर दूसरा नेशनल एक्शन प्लान आ भी जाता है 2.0, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? आप क्या समझते हैं, कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है, और वो जो नेशनल एक्शन हमारा प्रोग्राम है, पहली बात तो ये है कि इसका जायज़ा लेना होगा हुकूमत और उसकी इत्तेहादी पार्टीज़ को कि उस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है। जिन शिकों पर अमल दरामद नहीं हो रहा उनको मौसर तरीके से करवाना चाहिए, उन पर अमल दरामद, और उनको मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह पर होती है। इसके साथ साथ बिलावल साहब की भी तजवीज़ ठीक है, तो जाहिर है जब उस पर इम्प्लीमेंट की बात होगी तो नेशनल एक्शन प्रोग्राम 2 तो फिर बजाते खुद आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जाहिर है वो उनका इशारा इसी तरफ से है कि बेहतरी, ये उनकी एक अच्छी तजवीज़ है, मेरा ख्याल है कि हुकूमत उसको संजीदगी के साथ गौर करे। ठीक है, लेकिन आप ज़ाहिर है हुकूमत की, क्योंकि आप पार्ट हैं, नून लीग को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर अगर आप अपना ओपिनियन दें इस पर कि टेररिज्म को लेकर जो हम इस वक्त मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ देख रहे हैं, आपको लगता है कि प्रायोरिटी पर है और जो हिकमत अमली बनाई जा रही है उससे लॉन्गर रन में हमें कोई ना कोई फ़ायदा होता नज़र आएगा? देखिए, मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, जब PTI की गवर्नमेंट थी तो इन्होंने कितने तादाद में दहशतगर्दों को रिहा किया, जिसमें उस वक्त के फैज साहब जो थे, मतलब है कि वो भी शामिल थे। और लेकिन जैसे ही उन लोगों की रिहाई हुई वो वापस आकर पाकिस्तान में आबाद हुए और वहां से दहशतगर्दी की एक नई लहर शुरू हुई। तो वो तो सारा मैं तो समझता हूँ कि उन लोगों को भी क्राइटेरिया के अंदर आना चाहिए जिनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से पाकिस्तान को इतनी ज्यादा फिर से कुर्बानियां देनी पड़ी हैं, और उन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए। और खास तौर पर मैं समझता हूँ कि जिस तरह से वो लोग, कल हमारी फौज ने बड़ा अच्छा फैसला किया, वो इनके जो दहशतगर्दों के कुछ अकाउंट थे वहां से आपको मुतालबात भी नजर आ रहे थे सब कुछ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के लोगों के साथ इस तरह का खिलवाड़ करेगा वो किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं है। मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान में एक सियासी कारकुन की हैसियत से एक बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए, और कोई ऐसा मुल्क मुझे दुनिया का बता दें जो अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को अलाउ करता हो, जो अपने मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करके आने वाले इंतशार पसंदों को बर्दाश्त करता हो। तो मेरा ख्याल है कि
ऑपरेशन होना चाहिए, दहशत गर्दों से बलूचिस्तान को पाक करना है, और ख़ास तौर पर जो उनके सहूलतकार हैं उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचाना है। और इसी में मेरा ख्याल है कि अगर अमन कायम होगा तो मामला बेहतरी की तरफ चलेंगे, क्योंकि जाहिर है बलूचिस्तान की जो सरजमीन है वो कुदरत के खजानों से माला माल भरी हुई है। अच्छा। और हमारे दुश्मनों की नजरें उसी पर हैं, और यही वजह है कि वो बार बार वहाँ पर मतलब है कि वो कोशिश करते हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की, और वहाँ पर उनकी कोशिश होती है कि स्टेबिलिटी ना हो उस सूबे में। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अब अपना रवैया जो है और रियासत को वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा क्लियर रखने की ज़रूरत है। इस मामले के अंदर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ठीक है, ये तो आपकी बात आगे कि एक फौजी ऑपरेशन की ज़रूरत है, मगर वज़ीर आज़म ने कल ही अपनी तकरीर में ये बात तस्लीम की कि बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया है। फिर उन्होंने कुछ फैक्टर्स भी बताए कि पसमानदगी है, इंसानी हुकूक का मसला है, मिसिंग पर्सनस का इशू है। तो ठीक है, फौजी ऑपरेशन एक तरफ, लेकिन ये जो मसाइल जो वज़ीर आज़म ने खुद हाईलाइट किए हैं, इसको हल करने के लिए क्या कर रही है हुकूमत? क्या प्रायोरिटी पर है कि ये मसाइल भी हल करने हैं? आपने देखा कि पहले भी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान विजिट कर चुके हैं जब से गवर्नमेंट बनी 2-3 बार, और कल फिर वो इस सानिया के बाद फौरी तौर पर पहुंचे और वहाँ की लीडरशिप के साथ उनकी बातचीत हुई है। और बिल्कुल ये रकबे के लिहाज से हमारा बड़ा सूबा है, और इस पर अगर हम मतलब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी दीगर सहूलतें जिनसे कि बलूचिस्तान बाकी सूबों से पीछे महरूम है, अगर वो मुहैया की जाएं तो जाहिर है लिटरेसी रेट बढ़ेगा, वहाँ की बलूचिस्तान के तरक्की के जो वसाइल हैं वो बढ़ेंगे, और वो यकीनी तौर पर उसके सबरात वहाँ की आवाम को पहुँचने चाहिए। और बलूचिस्तान जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया है कि वो खजानों से, कुदरत के खजानों से भरा हुआ है, उनके ऊपर हम बेहतर से काम कर सकते हैं, और बल्कि वो बलूचिस्तान के वो जो खजाने हैं वो पूरे पाकिस्तान की तकदीर को संवार सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक बात है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलूच, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे मौजूद थे। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बलूचिस्तान में जैसे कि उन्होंने कहा कि फ़ौजी ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर कुछ मसाइल भी हैं तो उनको भी पैरेलल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोलर सारिफीन के लिए बुरी खबर है, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। दुनिया डीजल और कोयले से निकलकर मुफ्त एनर्जी यानी सूरज और हवा से बिजली बनाने में लगी हुई है, और पाकिस्तान में ये टेंशन पड़ी हुई है कि घरों की छतों पर जो सोलर लगे हैं उन्हें बढ़ाने के बजाय माइनस कैसे करना है। काबीना की ECC यानी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस में तरमीम की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब सोलर सारिफीन से बिजली 27 रुपये के बजाय 10 रुपये फी यूनिट में खरीदी जाएगी। ECC के एलामी के मुताबिक नई पॉलिसी का नफाज पुराने नेट मीटरिंग सारिफीन पर नहीं होगा। अब हुकूमत का मानना यह है कि नई पॉलिसी की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि नेट मीटरिंग सारिफीन को मुफ्त बिजली देने की वजह से आम सारिफीन पर इजाफी बोझ पड़ रहा है। लगभग 160 अरब रुपए का बोझ बताया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। तो सवाल यह है कि पूरी दुनिया सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करने को तरक्की मान रही है, तो पाकिस्तान में इसे बोझ क्यों समझा जा रहा है? कि ये जिद्दत की तरफ जाते पाकिस्तान की हौसला शिकनी नहीं है? अब इससे पहले हमने ये देखा था नाजरीन के 26 फरवरी को वफाकी टैक्स मोहतसिब ने सोलर सारिफीन पर 18% टैक्स आयद कर दिया था, और टैक्स मोहतसिब का मानना यह था कि बिजली कंपनी से ये टैक्स ना लेकर हुकूमती ख़जाने को 9.8 अरब रुपये का नुकसान पहुँचाया गया है। इस टैक्स के बाद सोलर सारिफीन को अब इन तमाम यूनिट्स पर टैक्स देना पड़ेगा जो सिस्टम से बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले आप सिर्फ उन यूनिट्स पर टैक्स देते थे जो वाजिबुल अदा होते थे, यानी अगर आपने 1000 यूनिट इस्तेमाल किए और सोलर प्लांट ने 900 यूनिट बनाए तो पहले आपको 100 यूनिट पर टैक्स देना होता था, लेकिन अब पूरे 1000 पर टैक्स देना होगा। पाकिस्तान में इस वक्त 2,90,000 मीटरों पर सोलर लगा हुआ है जो तकरीबन 3300 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान दुनिया में शमसी तवानाई के लिए छठा मौजूद तरीन मुल्क है, जहां रोजाना औसतन 9 घंटे सूरज की रोशनी मौजूद रहती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सोलर को प्रमोट करने के बजाय उस पर टैक्सेस लगाना और सस्ती बिजली की हौसला शिकनी आवाम से नाइंसाफी नहीं? पाकिस्तान में महंगी बिजली की बड़ी वजह IPPs के साथ किए गए वो मुआहिदे हैं जो पाकिस्तानियों के खून से लिखे गए हैं। ये IPPs गर्दिशी कर्जे में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। नेपरा दस्तावेज ये बताती हैं कि जून 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2393 अरब रुपए तक पहुंच गया था। इन IPPs को ख़त्म भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें इंटरनेशनल गारंटीज डाली गई हैं। तो पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई हैं सब ने IPPs के साथ मुआहिदे किए जिसके मुताबिक उन्हें कैपेसिटी के हिसाब से पेमेंट की जाती है, यानी बिजली बनाए ना बनाए
पैसे पूरे अदा करने होंगे। तो सवाल ये है कि महंगे मुआहदे करने की जो गलतियाँ हुक्मरानों ने की हैं उसका बोझ सोलर सारिफीन क्यों दें। फिर पाकिस्तान में छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का सबसे बड़ा अलमिया भी महंगी बिजली और उनके प्रोडक्ट कॉस्ट है, यानी आलमी मंडियों में जब पाकिस्तानी महंगी प्रोडक्ट जाती है तो उसके मुकाबले में इंडिया और चाइना की सस्ती प्रोडक्ट्स को अहमियत दी जाती है, लिहाजा हमारे ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं। तो इसी पर बात कर लेते हैं। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान साहब, उल्टी गंगा क्यों बहती है पाकिस्तान में? हम देख रहे हैं कि जी पूरी दुनिया इनकरेज कर रही है, मोटिवेट कर रही है अपने यूज़र्स को कि भाई आप क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट हों। भारत, चीन और अमेरिका में हमने देखा कि सब्सिडीज़ दी जा रही हैं सोलर प्लांट्स पर, मगर पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, पर यूनिट रेट जो नेट मीटरिंग के ज़रिए आ रहा था उसका रेट गिरा दिया गया, महंगी बिजली दी जा रही है और कसूरवार कह रहे हैं कि जी ग्रिड स्टेशन से जो लोग बिजली लेते हैं असल में उन पर बोझ पड़ा है। असल में वो बोझ है या फिर IPP का बोझ है? असल में जो लाइन लॉसेस होते हैं उसका बोझ है, जो थेफ्ट होता है बिजली का उसका बोझ है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे माजी की जितनी पावर पॉलिसीज रही हैं ये उनका कसूर है कि हम 43,000 मेगावाट का सिस्टम लगा चुके हैं और अब आवाम और सनत के प्रेशर में पिछली गर्मियों में जब एप्टमा ने इसमें आवाज उठाई और हमारे पेट्रन इन चीफ गौहर इजाज साहब ने, तो ये 94 की पॉलिसी, 2002 की पॉलिसी, 2006-8 की पॉलिसी के तहत जो IPP से प्राइवेट प्रोड्यूसर्स उनके साथ मुआहदे रीनिगोशिएट हुए और जब ये बात SIFC में ले जाई गई तो तब ये मामला रीनिगोशिएट हुए। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट अपने IPP पे जो गवर्नमेंट के ज़ाती हैं उन पे पेमेंट फॉरगो नहीं की एंड इसके साथ साथ 17,000 मेगावाट सिस्टम में मजीद आने वाले 5 सालों में आ रहा है। लिहाजा उस सारे का बोझ जिसको आप गर्दशी कर्जा या सर्कुलर डेट कहते हैं वो अब कंज्यूमर से आपने रेट भी बढ़ा दिया, आपने लिमिटेशंस भी डाल दी, लेकिन उस आपने जो IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रीनिगोशिएट भी किए हैं, कुछ पॉलिसीज से, सारों के नहीं, अभी बाकी के ऑडिट चल रहे हैं जी जी। लेकिन उसके बावजूद अभी भी गवर्नमेंट नहीं संभाल पा रही इतने बड़े सिस्टम को। तो गवर्नमेंट को पूछना, हमें सार्फिन को ये पूछना चाहिए था कि किसने इजाजत दी इतना बड़ा सिस्टम लगाने की जो कि गर्मियों में 23-24 हज़ार एंड सर्दियों में 10,000 मेगावाट पे चलता है और इसकी कैपेसिटी नहीं है कि ये 25 से 26,000 मेगावाट से ज्यादा ट्रांसमिट कर सके। तो कामरान साहब ये बात कितनी ठीक है हुकूमत की कि क्योंकि नेट मीटरिंग से सस्ती बिजली हम दे रहे हैं सारिफीन को, तो जो ग्रिड से लेते हैं पावर, जो आम सारिफीन है उन पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, वो तो ये मंतिक दे रहे हैं, ये मंतिक कितनी ठीक है? मेरा नहीं ख्याल ये मंतिक ठीक है, क्योंकि जब ये नेट मीटरिंग अलाउ की गई थी तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि मुल्क में एक शॉर्टफॉल थी बिजली की, तो अगर लोग खुद इन्वेस्ट करके लाखों रुपया खर्च करके अपनी छतों पे सोलर लगाएं, तो उसमें गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि जो ऑफ पीक आवर्स में आपकी प्रोडक्शन होगी, प्राइमरीली सोलर तो प्रोडक्शन ही तब करता है जो दिन के 7-8 घंटे जिनमें सूरज की रोशनी अवेलेबल होती है, वो यूनिट आप उसी नेट मीटर के थ्रू एक्सपोर्ट करेंगे और जितने आप उस नेट मीटर के थ्रू लेस्को, फेस्को, मैपको या जो भी कंसर्न यूटिलिटी कंपनी है बिजली के उससे इंपोर्ट करेंगे, वो आपस में नेट ऑफ होंगे। दिन के 20 घंटे की कंजम्पशन या इंपोर्ट के अगेंस्ट 4 घंटों की कंजम्पशन नहीं गिनी जाती थी पीक आवर्स की। तो लिहाजा जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये तो हम सेम रेट पे एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसको डिसइंसेंटिवाइज किया जाए, रादर के इसको इंसेंटिवाइज किया गया। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम पहले एक पॉलिसी के पीछे चढ़ जाते हैं, उसको रोल आउट करते हैं, फिर 7-8 साल बाद हम देखते हैं ओहो गर्दिशी कर्जा भी बढ़ रहा है, हमसे चीजें कंट्रोल नहीं हो रही, जो गवर्नमेंट के अपने करने वाले काम है या ये डिस्पोज के लाइन लॉसेस, चोरी चकारी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो गवर्नमेंट की ये इनएफिशिएंट डिस्कोज अपनी नाअहली फिर कस्टमर पे ट्रांसफर करती है और फिर वो नजला गिरता है कि ठीक है ये जो फ्री के यूनिट्स प्रोड्यूस करके वापस सिस्टम में एक्सपोर्ट कर रहे थे, इनको अब इंसेंटिवाइज किया जाए, या अगर ये 45 रुपए की बिजली इंपोर्ट कर रहे हैं और 45 की ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनकी एक्सपोर्ट को 10 रुपए पे ले आओ और उसमें GST चार्ज करो। होगा क्या, लोग फिर भी नहीं रुकेंगे,
जो सोलर का पे बैक 1 से 1.5 साल था, अब वो 5 से 6 साल पे चला जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बहुत ज़्यादा हमने देखा कि मुतासिर हुई। रिसेंटली एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा कमी आई और यही बताया गया मुसलसल के क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश से, तो पाकिस्तान में जो पर यूनिट रेट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बाकी मुल्कों की इंडस्ट्रीज़ हैं जो वो प्रोडक्ट बना रही हैं वो बिक जाती हैं और हमारी रह जाती हैं क्योंकि हमारी महंगी होती हैं। अब वो महंगाई किस वजह से है कि बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, कारोबार, एक्सपोर्ट्स, बेरोज़गारी, ये सब चीज़ें फिर बढ़ने वाली हैं इस पॉलिसी के बाद। जी बिल्कुल बढ़ने वाली है, क्योंकि आप ये देखें कि आप एक तरफ compete करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, लेकिन आप इस बात को भूल रहे हैं कि जब तक आपकी पॉलिसीज इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, चाइना के बराबर नहीं होगी तो आप अपनी होम ग्रोन महंगाई को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, हम किसी किस्म की सब्सिडी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि दूसरे मुल्कों के बराबर की बिजली और गैस का नर्ख एंड मिलता जुलता इंटरेस्ट रेट हमें दें। यहाँ बहुत पोटेंशियल है, हमारी लेबर अभी भी दूसरे मुल्कों से सस्ती है, लेकिन हमारी बिजली, हमारी गैस, हमारा इंटरेस्ट रेट, शरह सूद एंड टैक्सेशन का निज़ाम दूसरे मुल्कों से ज्यादा है। इनको बराए मेहरबानी, अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, यहाँ सनतकारी का अमल हो, कैपिटलिज्म हो, लोगों को नौकरियां मिले एंड आपकी एग्री इकॉनमी चले, क्योंकि पाकिस्तान में आपकी तकरीबन मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स आईटी को छोड़ के एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत से मुंसलिक है, तो उसके लिए आपको कम्पेटिटिव नरखों पे बिजली और गैस देनी पड़ेगी। अब आप बिजली के गर्दिशी कर्जे को संभालने के लिए गैस जानबूझ के महंगी कर रहे हैं, क्योंकि आप आज से 2-3 साल पहले IMF को लिख के दे चुके हैं कि आप सनती सार्फिन की गैस बंद कर देंगे और उन्हें धक्के से ग्रिड पे शिफ्ट करेंगे, ताकि ये जो इतना बड़ा ग्रिड का इंफ्रास्ट्रक्चर लग चुका है, इसको बचाने के लिए और चलाने के लिए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए अब आप गैस सेक्टर को तबाह करेंगे इसको बचाने के लिए, लेकिन इन रियलिटी ना आप इसको बचा सकेंगे और ना आप गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बचा सकेंगे। तो कामरान साहब, अब हुकूमत ने जो फैसला कर लिया है इस पर इंडस्ट्री क्या सोच रही है? क्या कोई एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जाएगा, कोई मुज़ाकिरात किए जाएंगे और ये फैसला वापस लेने पर मजबूर किया जाएगा? ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है? देखिए, हमें तो चाहिए बिजली सस्ती, लेकिन हमें खाली सस्ती नहीं, हमें रिलायबल बिजली चाहिए। अब आप अगर शहर कराची पे आ जाएं तो वहाँ तो के इलेक्ट्रिक के पास एडिशनल लोड लेने की ग्रिड पे सलाहियत ही नहीं है, एंड वहाँ पे गली मोहल्ले फैक्ट्रियाँ बड़ी हो चुकी हैं, तो 5-5.5 मेगावाट से ऊपर आपको ग्रिड लगाना होता है। वहाँ तो ग्रिड लगाने के लिए किसी फैक्ट्री के पास साइट एरिया, लांडी एरिया में तो 15-20 कनाल जगह ही नहीं है कि वो गवर्नमेंट को दें, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, आपका बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुराना और इतना बुसीदा है कि उसमें लाइन सैग, खंबे टेढ़े, ट्रांसफार्मर्स की रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरऑल ये तो सारे जो डिस्कोस के करने वाले काम है ये उनको करने चाहिए। नो डाउट हम गवर्नमेंट की इस कारकर्दगी को रियलाइज करते हैं कि ये 45 रुपए की B3, B4 इंडस्ट्रियल टैरिफ को 35 से 36 रुपए पे ले आए हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों के अंदर बिजली भी डबल हो गई, गैस भी डबल हो गई, सिर्फ आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 2.5 से $3 बिलियन गिरी है। इस साल दूसरे ममालिक में प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे आपने बांग्लादेश में एक जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम देखी, तो यहाँ ऑर्डर्स शिफ्ट हुए हैं, आपके एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर मिले हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए अगर आप अच्छी पॉलिसीज नहीं देंगे, एक 5 साल या 10 साल टेक्सटाइल पॉलिसी, ठीक बात है, हम ये सिर्फ आर्जी काम चलाएंगे। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया कामरान रशीद साहब, चेयरमैन एटमा मौजूद थे प्रोग्राम। सब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।